Good evening, all of you. Very good evening. Welcome all of you to the session. Please join us. Most of you have already joined, right? Good. Very good. Tasni, Malina, Kanupriya, Siddhapa, Vikramjit, Sanjana, Snehlalata, Pratibha. Good evening, everyone. Gaganesh. Good evening. Please quickly join us. आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम लोग मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड बात करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और एनी अदर मेटाबॉलिज्म. Electron transport chain is very very crucial because that is the ultimate thing which will give you ATP. Okay, तो इसके साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का भी जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझना चाहिए. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. ओके, चलो शुरू करते हैं. तो कल हम लोग बात कर रहे थे टीसीएस साइकिल रिलेटेड. आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ठीक है, आर यू ऑल रेडी? ओके, so we'll start with electron transport chain. ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं. ठीक है, देखो क्या है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका शुरुआत कहां से होता है, व्हाट इज दिस, इट इज एक्चुअली, राइट. ओके, देखो हम लोग ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीएस साइकिल पढ़ लिया, राइट. देयर आर सम स्टेप्स जहां पे आपको डायरेक्ट एटीपी मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए. बाकी स्टेप में हम लोग क्या देखे, हम लोगों को क्या मिला, या तो NADH मिला या तो FADH2 मिला. ठीक है, तो ये जो NADH एंड FADH2 मिला, दैट इज नॉट ATP. NADH और FADH2, that is not ATP. NADH and FADH2 will act as electron donors. NADH and FADH2, they will act as electron donors. They can donate electrons. तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन का बात आता है, then there will be someone who will accept the electrons, who will transfer the electrons. So for that you need a system, you need a complex जहां पे NADH and FADH2 both will donate their electrons, and in that system there will be some carrier molecule who will carry the electrons, and finally there will be someone who will receive the final electron, who is none other than oxygen, so that one electron transfer will be complete. It's like, मान लीजिए कि मैं आपको कुछ थ्रो कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन थ्रो कर रहा हूं, किसी ना किसी को तो उसको रिसीव भी करना है, राइट. तो NADH इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा, FADH2 इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा, who will receive it? Oxygen will receive it. अब ये जो यहां से थ्रो हो रहा है एंड फाइनल ऑक्सीजन रिसीव करेगा, इन बिटवीन देयर बी सो मेनी कैरियर्स हु विल हेल्प इन द कैरिंग प्रोसेस, इन द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. So this is the the trailer of the whole story, जहां पे आप देखोगे कि NADH and FADH2 they will donate their electrons, and वो जो इलेक्ट्रॉन है, that electrons will be transported via different carriers, and finally it will be accepted by oxygen, and oxygen will be eventually reduced to water. Okay, this is the whole story of electron transport chain. अब चलो पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं कि कैसे वो प्रोसेस होता है. देखो, वो प्रोसेस कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. वो प्रोसेस कहां होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया. सो यू एज्यूम दैट दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन. तो ये जो है, दिस इज योर मैट्रिक्स साइट, दिस इज मैट्रिक्स साइट.
दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, दिस इज outer membrane. Okay, this is inner membrane, this is outer membrane, this is matrix, this is intermembrane space. This is basic physiology. अब देखो मैं पहले यहां पे प्लेस कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स कहां कहां है। ठीक है, यहां पे है कॉम्प्लेक्स 1, देन है Q, देन है कॉम्प्लेक्स 3, देन है साइट C, देन है कॉम्प्लेक्स 4, यहां पे है कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, अब देखो तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, देखो NADH, FADH2। So NADH will donate electron to complex 1, complex 1 to Q, Q to 3, 3 to site C, site C to complex 4, and finally यहां पे ऑक्सीजन विल रिसीव इट एंड इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सिमिलरली आप इसका देखो FADH2, FADH2 will give it to complex 2, 2 will give it to Q, Q to 3, 3 to site C, to complex 4, and finally oxygen will receive it. Understood? देखो तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये 1 2 3 4 क्या है वो मैं लिख देता हूं वहां पे राइट साइड में, मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं व्हाट इज 1 2 3 4। 1 कॉम्प्लेक्स 1, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखो डिहाइड्रोजिनेज को DH लिखते हैं, ऐसे नहीं कि मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो प्लीज राइट इट, डिहाइड्रोजिनेज मतलब DH। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो तो अब यहां से आपको पूरा पता चलेगा स्टोरी। NADH से इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले कहां? कॉम्प्लेक्स 1, 1 से जाएगा Q, Q से जाएगा 3, 3 से जाएगा साइट C, साइट C से जाएगा कॉम्प्लेक्स 4, एंड फाइनली ऑक्सीजन विल रिसीव इट, इट विल बिकम रिड्यूस्ड। सिमिलरली FADH2 से जाएगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 से जाएगा Q, Q से जाएगा 3, 3 से जाएगा साइट C टू 4 टू ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कौन सा कलर लो? और ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, और कौन सा कलर बाकी है? चलो ग्रीन ही लेते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसपोर्ट होगा, एट द सेम टाइम प्रोटॉन विल बी pumped out, proton will be pumped out from matrix to intermembrane space, from matrix to intermembrane space. but कौन कौन प्रोटॉन को पंप आउट करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 will pump out proton, complex 3 will pump out proton, and complex 4 will pump out proton. Complex 1 will pump out actually 4 proton, complex 3 will also pump out 4 proton, complex 4 will pump out 2 proton. ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है,
this does not pump out any proton from matrix to intermembrane space. Understood? So complex 2 जो है, complex 2 cannot pump out any proton. ठीक है. अच्छा, Q का नाम लिखने यहाँ पे भूल गया. Q क्या है? कहाँ लिखते हैं? यहीं पे लिख देते हैं. Q. Q क्या है? EBQnon. EBQnon. Q है EBQnon. अब क्या होता है देखो, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा Q के पास, Q once it will receive electron, it will become QH. Okay, now it will accept one more electron, so that it will become QH2. Okay, now QH2 will release electron, it will become QH. QH2 will release one more electron, it will become Q. Understood? It's basically Q cycle. It's basically Q cycle. So ये जो EBQnon के बारे में मैंने लिखा, ये जो EBQnon के बारे में जो लिखा, EBQnon, ये क्या है? EBQnon can accept 2 electrons. So once it will accept, it will become QH. It will accept one more, it will become QH2. अब QH2 से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, it will become QH. Again it will release one more, it will become Q. जैसे Q होगा, again it will accept electron. So basically Q क्या करेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 से जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, it will become QH. ठीक है? एंड QH फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा कॉम्प्लेक्स 3 के लिए. हर कोई ट्रांसफर करेगा, राइट? सो 1 रिसीव कहां से करेगा? NADH से रिसीव करेगा. ठीक है, NADH से रिसीव करेगा. तो यहां पे रिसीव कर लिया, यहां पे रिसीव करने के बाद एक Q को दिया, जैसे Q को दिया, Q विल बिकम QH इसको दे देगा, सो इट विल बिकम Q अगेन. Once it becomes Q again, it can receive electrons from complex 2 also, क्योंकि complex 2 भी इलेक्ट्रॉन देगा Q को. समझ रहे हो पूरा? हाँ. नाउ अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है. तो NADH जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NADH जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहां से फाइनली कहां पर आएगा? ऑक्सीजन तक. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन व्हिच विल बी डोनेटेड बाय NADH, once it will be accepted by oxygen, in this whole journey, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड आउट? 10 प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड आउट, क्योंकि यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 2, 10 प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड आउट. जो FADH2 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये कितना प्रोटॉन पंप आउट करेगा? 6 प्रोटॉन पंप आउट. देखो ये तो जाएगा यहां से, समझ रहे हो? नाउ द क्वेश्चन इज, ये कॉम्प्लेक्स 2 पंप आउट क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाई इज इट सो कि all the other complex can pump out proton, why not complex 2? देखो ये सब complex क्या है? These are all enzymes. देखो what are those complexes? These are NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome C reductase, cytochrome C oxidase. What are these? These are all enzymes, right? So ये सब जो एंजाइम है, ये सब एंजाइम का एक रोल है प्रोटोन पंपिंग आउट में, मतलब दे विल हेल्प इन द पंपिंग आउट ऑफ प्रोटोन. तो वो फंक्शन करने के लिए जो डोमेन चाहिए एंजाइम में, एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो डोमेन चाहिए, जो डोमेन हेल्प करेगा प्रोटॉन पंपिंग आउट में, दैट डोमेन इज मिसिंग इन कॉम्प्लेक्स 2. That domain is missing in complex 2. Why it is missing? Because mitochondrial genome will not code for that codon. Understood? समझ रहे हो? I repeat again. बाकी सारे जो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ये सब क्या है? These are all enzymes. In fact, complex 2 is also an enzyme. The thing is, यहां पे बाकी जो 3 है, तीनों एंजाइम का जो फंक्शन है प्रोटॉन पंपिंग में, प्रोटॉन पंपिंग में जो डोमेन चाहिए, दैट डोमेन इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 1 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो. दैट डोमेन इज एब्सोल्युटली मिसिंग इन कॉम्प्लेक्स 2. अंडरस्टूड? इसीलिए कॉम्प्लेक्स 2 कैन नॉट पंप आउट एनी प्रोटॉन. व्हाई? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम डज नॉट कोड फॉर द कोडॉन, does not code for the domain which is actually required for proton pumping out action.
अंडरस्टूड? इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो एक चीज आपको पता चल गया जिसको बोलते हैं आउटकम, जिसको बोलते हैं आउटकम। यू नो आउटकम क्या है? आई एम श्योर आपको तो कोई ना कोई पूछा होगा कि अच्छा आप यहां पे जो पढ़ रहे हो, व्हाट विल बी योर आउटकम? मतलब आप जो यहां पे पढ़ रहे हो, व्हाट विल बी योर आउटकम? व्हाट विल बी योर आउटकम? यू में से कि हाँ हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट इज योर आउटकम। अंडरस्टूड? कि हमको कुछ नया कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, कुछ कंसेप्ट बिल्ड होगा, दैट इज योर आउटकम। तो सिमिलरली यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चाहे एनएडीएच से ऑक्सीजन तक हो, चाहे एफएडीएच टू ऑक्सीजन तक, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इसका आउटकम क्या है? व्हाट इज द आउटकम? द आउटकम इज पंपिंग आउट ऑफ प्रोटॉन मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाउ आउटकम, इज द आउटकम सेम फॉर बोथ दिस इलेक्ट्रॉन्स? नो। जब एनएडीएच से आएगा, इसका आउटकम क्या है? इट विल कंट्रीब्यूट 10 प्रोटॉन्स, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आएगा 10 प्रोटॉन। जो एफएडीएच2 से आ रहे, इट विल कंट्रीब्यूट हाउ मेनी? 6 प्रोटॉन्स। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सो एक चीज आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन पंपिंग आउट हो रहे हैं, राइट? अब जितना प्रोटॉन कंसेंट्रेशन यहां पे ज्यादा हो जाएगा, अब जितना प्रोटॉन पंपिंग कंसेंट्रेशन यहां पे ज्यादा हो जाएगा, यहां पे प्रोटॉन कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो क्या होगा? प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब pH will be less, pH will be less। तो यहां पे आप लिख सकते हो pH will be less। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? pH will be less, ठीक है? कहां पे pH लेस हो जाएगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में pH लेस हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कंसेंट्रेशन विल बी हाई, काफी हाई। सो देयर विल बी अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? Difference in the concentration, difference in the concentration. It can be proton gradient, it can be any other ionic gradient, let's say sucrose gradient, right? Cesium chloride gradient, anything. Gradient मतलब क्या है? When there is a difference in the concentration, any concentration difference is gradient. तो यहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट? यहां पे प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इज लेस मैट्रिक्स में, बट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इज हाई। That means there is a gradient of proton. Gradient of proton means there is a difference in the proton concentration. Matrix का proton concentration is less, intermembrane space में proton concentration is high, right? Now देखो, ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसका एक दूसरा पार्ट है। What is that दूसरा पार्ट? देखो, चलो यहीं पे ड्रॉ करता हूं। तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं, देन आपको और अच्छे से मान लीजिए ऐसे, ठीक है? अब क्या है, जैसे यहां पे प्रोटॉन कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा हो गया, यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, इसका नाम है एटीपी सिंथेस। अब देखो, इसका 2 पार्ट है, एक है F0, एक है F1, ठीक है? एक है F0, एक है F1। F0 मतलब ये जो है, मैं पहले इसके बारे में मैं बता रहा हूं, ये जो पार्ट है जिसको बेस बोलते हैं, बेस का ऊपर एक हेड है, ये हेड है बेसिकली। F1 इज हेड, F1 इज हेड। तो क्या होता है, इसका थ्रू प्रोटॉन फ्लक्स आ सकते हैं, मतलब प्रोटॉन कैन पास थ्रू F0, क्योंकि F0 के अंदर एक छोटा सा होल है जिसका थ्रू प्रोटॉन कैन पास थ्रू। सो आप देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, दिस इज इंटैक्ट मेम्ब्रेन, इंटैक्ट मेम्ब्रेन। यहां पे कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं है, देयर इज नो मेम्ब्रेन डैमेज, देयर इज नो चांस ऑफ एनी अदर प्रोटॉन मूवमेंट। प्रोटॉन का और कोई चांस ही नहीं है। एक बार मैट्रिक्स से इधर चला गया तो देयर इज नो मोर चांस टू कम बैक टू द मैट्रिक्स अगेन, देयर इज नो चांस, क्योंकि मेम्ब्रेन पूरा इंटैक्ट, इट्स अ टाइट मेम्ब्रेन व्हिच इज यू कैन से नो चांस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लीकेज। मेम्ब्रेन में कोई बोलता है ना कि मेम्ब्रेन में अगर लीकेज हो गया, तो यहां पे कोई लीकेज नहीं है, इट्स अ कंप्लीट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड इंटैक्ट। अब देखो, जितना प्रोटॉन मैट्रिक्स से पंप आउट हो गया एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज नाउ रिच विथ ऑल द प्रोटॉन्स।
इट इज हाईली प्रोटोनेटेड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विल बी प्रोटोनेटेड। अब देखो यहां पे ये जो इनर मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन साइड में एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम का दो पार्ट है, F0 एंड F1। F0 क्या है मैं आपको बता रहा हूं, इसका फिजियोलॉजी अगर देखोगे यहां पे एक सिंपल एक छोटा सा होल है जिसका थ्रू प्रोटोन कैन पास थ्रू, जिसका थ्रू प्रोटोन कैन पास थ्रू। सो ये जो होल है, दिस होल इज हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स एन एंटीबायोटिक नेम इज ओलिगोमाइसिन, जिसका नाम है ओलिगोमाइसिन। इसीलिए इसका नाम है F0 या तो FO। ये जो O है O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। अगर ओलिगोमाइसिन से आप ट्रीट करोगे तो ओलिगोमाइसिन विल गो एंड बाइंड टू दिस स्पॉट। अगर ओलिगोमाइसिन यहां पे बाइंड कर गया तो देयर विल बी नो मोर प्रोटोन मूवमेंट, क्योंकि प्रोटोन यहां से पास ही नहीं होगा और प्रोटोन और पास नहीं कर पाएगा। Understood? It is highly sensitive towards oligomycin antibiotic. That's why this part is known as FO, F0, anything you can say. Understood? So this O stands for oligomycin. Now coming to the point. So इसका through proton can pass through. ठीक है, यहां पे एंटीबायोटिक के बारे में मत बात करो क्योंकि हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोंट टॉक अबाउट एनी एंटीबायोटिक नाउ, ठीक है, वी आर अंडर फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो यहां पे इसका थ्रू प्रोटोन फ्लक्स होगा। जैसे ही प्रोटोन फ्लक्स होगा क्या होगा, ये F0 जो है F0 थोड़ा घूमेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आप साइकिल का बियरिंग देखे हो, बियरिंग, साइकिल का बियरिंग, एक को घुमाओगे तो दूसरा घूमेगा, दूसरा घूमेगा तो तीसरा घूमेगा, तीसरा घूमेगा तो चौथा घूमेगा। एक ऐसे सेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप देखोगे कि एक फर्स्ट साइकिल घूमेगा तो सेकंड ऑटोमेटिक घूमेगा, क्योंकि इसका पेरीफेरी में वो ऐसे अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है। इसको घुमाओगे तो ऑटोमेटिक वो भी घूमेगा। देखा है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एग्जैक्टली ऐसे है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा पिक्चर। जब इसका थ्रू प्रोटोन फ्लक्स होगा F0 ऑटोमेटिकली रोटेट, F0 रोटेट। कैसे? आप टरबाइन देखो, टरबाइन, वाटर टरबाइन, वाटर जितना फोर्सफुली आप पास कराओगे टरबाइन विल रन, आई मीन टरबाइन विल मूव, टरबाइन विल मूव, ठीक है। वाटर टरबाइन जो होता है, आप वाटर को जितना फोर्सफुली पास कराओगे टरबाइन उतना ही फोर्सफुली घूमेगा। ऐसे मान लीजिए कि विंड मिल, जितना एयर का स्पीड जितना ज्यादा होगा तो विंड मिल में जो ब्लेड है, ब्लेड का मूवमेंट भी उतना ही फास्ट होगा। सिंपल, राइट। सो प्रोटोन का यहां पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं PMF, प्रोटोन मोटिव फोर्स। ये क्या है, PMF, प्रोटोन मोटिव फोर्स। फोर्स यहां पे काफी ज्यादा होगा, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि काफी सारा प्रोटोन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे आ गया, तो डेफिनेटली यहां पे प्रोटोन कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। सो PMF विल बी वेरी हाई। तो जब PMF बहुत हाई हो जाएगा देन प्रोटोन यहां से पास करेगा, जैसे पास करेगा F0 विल स्टार्ट रोटेशन, इट विल स्टार्ट मूविंग। जब F0 रोटेट होगा, इसका ऊपर जो F1 है ये भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब F1 में क्या होगा कहानी, मैं यहां पे लिख के आपको दिखा रहा हूं। F1 का, ओनली F1 का मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे थोड़ा इसको इंक्रीज किया, देखो यहां पे थोड़ा इसको इंक्रीज किया। F1 का मैं कहानी बता रहा हूं। F1 में क्या होगा, क्योंकि इसको थोड़ा मैग्नीफाई किया, यहां पे थोड़ा इसको मैग्नीफाई किया, ठीक है, क्योंकि छोटा स्पेस में मैं लिख नहीं पाऊंगा। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो F1 है, F1 का बेसिकली 3 पार्ट है। F1 का यहां पे 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट है। यहां पे जो 3 पार्ट है, यहां पे टोटल ऐसे है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। कितना सब यूनिट है? 6 सब यूनिट। ओनली F1 में 6 सब यूनिट्स है। देखो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। एंड मैं ग्रीन कलर से इसको डिवाइड कर दिया, देखो इसको ग्रीन कलर से डिवाइड कर दिया, ग्रीन कलर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है फंडा, F0 जैसे रोटेट होगा ऑटोमेटिक F1 भी रोटेट होगा, F1 भी रोटेट होगा। अब F1 जो रोटेट होगा, रोटेशन में 3 डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल चेंजेस भी होगा। देयर विल बी 3 डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। व्हाट आर दोस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस? एक होगा L, एक होगा O, एक होगा T। L मतलब लूज, O मतलब ओपन, T मतलब टाइट।
लूज, ओपन, टाइट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो बीटा सब यूनिट है, ठीक है, ये जो बीटा सब यूनिट है, इस बीटा सब यूनिट में एडीपी एंड पीआई विल ऑक्यूपाई सम प्लेसेस। मान लीजिए कि यहां पे एडीपी है एंड यहां पे पीआई है। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूं। तो मान लीजिए ये वाला जो है ग्रीन वाला, ये जो पार्ट है, दिस इज इन एल कन्फर्मेशन, दिस इज इन एल कन्फर्मेशन, ठीक है, दिस इज इन एल कन्फर्मेशन। अब एल कन्फर्मेशन मतलब लूजली अटैच्ड, सो एडीपी एंड पीआई बोथ विल ऑक्यूपाई बीटा पोजीशन, ठीक है, बोथ विल ऑक्यूपाई बीटा पोजीशन। नेक्स्ट, ये जैसे घूमेगा एल विल कम नेक्स्ट टू टी, एल विल कम नेक्स्ट टू टी, मतलब एल कंडीशन में एडीपी एंड पीआई विल लूजली अटैच टू बीटा सब यूनिट, ठीक है। जैसे ये घूम रहे हैं देन एल विल कम टू टी, सो ये जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन में दिस पीआई विल बी अटैच टू एडीपी व्हिच विल बिकम एटीपी, ठीक है, व्हिच विल बिकम एटीपी। नेक्स्ट, ये फिर घूमेगा तो यहां पे आएगा ओ, मतलब ओपन कन्फर्मेशन, ओपन कन्फर्मेशन। जैसे ही ओपन कन्फर्मेशन में आ जाएगा देन यहां से एटीपी विल बी रिलीज्ड, एटीपी विल बी रिलीज्ड। जैसे रिलीज हो जाएगा फिर एक वैकेंसी आ जाएगा, मतलब एम्प्टी स्पेस होगा, फिर से एडीपी एंड पीआई विल बाइंड टू दिस एल, अगेन इट विल कम टू टी, मतलब इट विल बी अटैच्ड, इट विल बिकम एटीपी, अगेन इट विल कम टू ओ, सो एटीपी विल बी रिलीज्ड। Understood the whole process? So the whole process will occur only at beta position. समझ रहे हो? And there are three conformations: L, T and O. Loosely attached, tightly attached and open. These are the three conformations what they have described. ठीक है? इसका थ्योरी कौन डिस्कवर किया? पॉल बॉयर। पॉल बॉयर, इसका नाम सुना है कि नहीं? PAUL, पॉल बॉयर, ठीक है। पॉल बॉयर इज अ साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उनका नाम पे अभी भी बॉयर हॉल ऑफ फेम, एक उनका जो लैब है वहां पे अभी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पे। पॉल बॉयर, ये जो पूरा फंडा है पॉल बॉयर का फंडा। एंड जो पहले वाला जो फंडा मैंने बताया वो किसका फंडा? पीटर मिचेल का फंडा। ये जो फंडा था दिस वाज पीटर मिचेल का हाइपोथेसिस, ठीक है। पीटर मिचेल का हाइपोथेसिस था ए वाला फंडा, ठीक है, कि यहां से प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, यहां पे प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बिल्ड होगा। दिस इज द फंडा व्हिच विल कम अंडर पीटर मिचेल हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब ऑक्सीजन सिंथेसिस यहां पे हो रहे हैं बाय फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, एटीपी सिंथेसिस हो रहे हैं बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस। दिस होल फंडा इज डिस्क्राइब्ड बाय पॉल बॉयर। अंडरस्टूड? समझ में आया? प्रोटॉन का आउटकम डिफरेंट है बट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ओनली वन। यस करेक्ट विवेक। ग्रेडियंट डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ केमिकल बिटवीन द टू एरियाज। यस सर, अल्फा पोजीशन पर क्यों चेंज नहीं होगा? गुड क्वेश्चन। अल्फा पोजीशन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, मतलब इसका बाइंडिंग में रोल नहीं है। अल्फा का रोल है ओनली कन्फर्मेशनल चेंजेस में, समझ रहे हो? ये जो सो बेसिकली यहाँ पे देखो हर एक चीज में अल्फा बीटा है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट बीटा प्लॉट, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट बीटा साइट। देन द ऑब्वियस क्वेश्चंस विल कम, जैसे सत्यम ने किया कि सर देन व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा? अल्फा का रोल है कन्फर्मेशनल चेंजेस करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रहा हूं ना कि पहले आएगा लूजली अटैच्ड, एल कन्फर्मेशन, देन टी कन्फर्मेशन मींस टाइटली अटैच्ड, देन ओ कन्फर्मेशन मींस ओपन कन्फर्मेशन। ये जो कन्फर्मेशनल चेंज है who will regulate it? Alpha will regulate that part, but who will actually help in ATP formation? Beta. Understood? अब समझ में आया पूरा? ठीक है। अब देखो ये जो टोटल कहानी है, इस पूरा कहानी में बेसिकली दो स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दूसरा स्टोरी क्या है? एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दो अलग अलग प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या देखा है? इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड। दूसरा प्रोसेस में क्या बात कर रहे हैं? एटीपी सिंथेसाइज्ड, राइट। अब देखो दोनों प्रोसेस में एक
एक क्या बोलते हैं, एक डिपेंडेंसी है, मतलब बोथ द प्रोसेसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट, both the processes are not independent, both the processes are dependent on each other. Now I will explain how it is so. देखो पहले इसके बारे में बात करते हैं, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? पूरा डिपेंडेंट है पीएमएफ का ऊपर, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जितना ज्यादा प्रोटॉन मोटिव फोर्स बिल्ड होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उतना ही फोर्सफुल्ली F0 रोटेशन होगा। F0 को अगर आप रोटेशन नहीं कर पाओगे, देन F1 विल नॉट रोटेट, एंड अगर F1 रोटेशन नहीं हुआ, देन देयर विल बी नो मोर कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड देयर विल बी नो मोर एटीपी फॉर्मेशन। अंडरस्टूड? सो एटीपी सिंथेसिस का जो पूरा फंक्शन है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यहां पे अगर प्रोटॉन कंसेंट्रेशन कम हो गया, देन F0 का रोटेशन भी बहुत स्लो हो जाएगा। वो अगर स्लो हो गया, देन F1 का भी रोटेशन बहुत स्लो हो जाएगा। ये अगर स्लो हो गया तो एटीपी फॉर्मेशन भी स्लो हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पीएमएफ अगर बहुत कम है, मतलब प्रोटॉन का फोर्स इतना कम है कि F0 नेग्लिजिबल, मतलब उतना कुछ स्पीड में नहीं घूम रहे, देन क्या होगा? F1 भी नहीं घूमेगा, देयर विल बी नो मोर एटीपी फॉर्मेशन। सो एटीपी फॉर्मेशन इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन कितना प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहां पे बिल्ड अप हुआ है। Understood? So this thing is totally dependent on proton motive force. Now come to other way. इसको इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसपोर्ट करना है? इसको इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसपोर्ट करना है? क्यों ट्रांसपोर्ट करना है? क्योंकि एटीपी चाहिए सेल को। एटीपी चाहिए सेल को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब सेल को जो पता चल गया कि हमको एटीपी चाहिए, तो सेल विल डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेल को पता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया, देन प्रोटॉन मोटिव फोर्स विल नॉट बी बिल्ड अप। अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहां पे बिल्ड अप नहीं हुआ, देन एटीपी सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? मतलब इधर का क्या डिपेंडेंसी है ऑन दिस। अगर मान लीजिए कि सेल का दो कंडीशन है, या तो हमको एटीपी सिंथेसिस करना है या तो नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमको नहीं करना है, एटीपी सिंथेसिस हमको नहीं चाहिए क्योंकि एटीपी कंसंट्रेशन इज काफी हाई, इट्स हाई। तो जब एटीपी कंसंट्रेशन इज हाई, ऑब्वियसली यू डोंट नीड एनी एटीपी सिंथेसिस, राइट? सो द डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी ऑन यू कि सर अगर एटीपी सिंथेसिस हमको नहीं चाहिए, विल देयर बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? नो। क्यों? क्योंकि ये आपको क्यों चाहिए? ये आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप प्रोटॉन कंसंट्रेशन को बिल्ड करोगे। प्रोटॉन कंसंट्रेशन को आप क्यों बिल्ड करोगे? क्यों? आपको एटीपी सिंथेसिस को फंक्शनल करना है। तो जब आपको एटीपी चाहिए ही नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव एटीपी, इनफ एटीपी, देन आपको ये नहीं चाहिए। तो जब आपको ये नहीं चाहिए, तो आपको प्रोटॉन क्यों चाहिए? अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई बोथ द प्रोसेसेस आर लिंक्ड एंड बोथ द प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका डिमांड है तो ये चाहिए, ये होगा, एंड ये अगर नहीं हो तो ये नहीं रहेगा। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। That's why these reactions are also called coupled reaction. Coupled reaction. Coupled. Now there is an interesting thing. There is a molecule जिसका नाम है, कहां लिखूं मैं? यहां पे लिख देते हैं, जिसका नाम है अनकपलर। नाम से पता चलेगा, अनकपलर। अनकपलर का मतलब क्या है? Some chemical which will uncouple the things, मतलब which will delink, which will separate two things. कौन सा टू थिंग? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 एटीपी सिंथेसिस, राइट? टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। मींस फर्स्ट वन वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन वी आर डीलिंग विथ एटीपी सिंथेसिस। सो ये जो प्रोसेस है, दीज आर लिंक्ड, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग इट इज कपल्ड। नाउ आई एम सेइंग देयर इज अ मॉलिक्यूल जिसका नाम है अनकपलर। देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज अनकपलर। आई विल गिव यू देयर एग्जांपल्स। व्हाट दे डू, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन। अनकपलर क्या करेगा? कुछ एक केमिकल है जो कि दो प्रोसेस को सेपरेट कर देगा, दो प्रोसेस को डीलिंक कर देगा। अब देखो क्या करते हैं अनकपलर। अनकपलर क्या करेगा? रेड कलर ले लेते हैं या तो ब्लू कलर लेंगे, ठीक है? देखो अनकपलर क्या करेगा? अनकपलर विल मेक लॉट ऑफ लीकेज ऑन द मेम्ब्रेन, lot of leakage on both side of the membrane, on both side of the membrane। अब देखो क्या होगा,
जब अनकपलर विल मेक लॉट ऑफ लीकेज ऑन द मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट प्रोटॉन विल अगेन कम बैक टू मैट्रिक्स, क्योंकि मेम्ब्रेन में अभी लीकेज आ गया, मेम्ब्रेन में अभी लीकेज आ गया, इधर आएगा, उधर डिफ्यूज हो जाएगा, इधर डिफ्यूज हो जाएगा, या तो इनसाइड आ जाएगा मैट्रिक्स में. तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? प्रोटॉन कंसेंट्रेशन विल बी लेस इन IMS. जब प्रोटॉन कंसेंट्रेशन लेस हो जाएगा, देन PMF विल बी वेरी वेरी लेस. मतलब फोर्स बिल्ड ही नहीं होगा, फोर्स बिल्ड अप नहीं होगा. तो जब यहां पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स का फोर्स कम हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन ATP सिंथेसिस? देयर विल बी नो मोर ATP सिंथेसिस. ठीक है, देयर विल बी नो मोर ATP सिंथेसिस. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब माइटोकॉन्ड्रिया विल रियलाइज कि ATP क्यों नहीं सिंथेसिस हो रहा है, सडनली माइटोकॉन्ड्रिया विल रियलाइज कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स बहुत कम है, मेम्ब्रेन में प्रोटॉन मोटिव फोर्स कम है, इसीलिए ATP सिंथेसिस और ATP सिंथेसिस नहीं हो पा रहे. देन व्हाट विल माइटोकॉन्ड्रिया डू? माइटोकॉन्ड्रिया विल रैपिडली ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, रैपिडली ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया विल थिंक कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को रैपिड कर दिया, तो रैपिडली प्रोटॉन विल आल्सो बी पंप आउट फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, बहुत रैपिडली जाएगा. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया शायद ऐसे सोच रहे कि शायद प्रोटॉन कंसेंट्रेशन कम है, तो चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को बहुत फास्ट कर दो, रैपिड कर दो, सो दैट प्रोटॉन विल बी पंप्ड आउट वेरी रैपिडली. बट व्हाट विल हैपन? मैंने आपको एक बैलून दे दिया जो कि ऑलरेडी लीकेज है, एंड मैं आपको बोल रहा हूं इसको फुला के दिखाओ. यू ट्राई टू ब्लो इट, जोर लगा के इसको कितना भी आप ब्लो अप करो, वो ब्लो थोड़ी होगा. अगर बैलून में ऑलरेडी लीकेज है, चाहे आप कितना भी कोशिश करो, यू कैन नॉट मेक इट ब्लो, राइट? सो एग्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन हियर. मेम्ब्रेन में लीकेज आ गया, चाहे आप कितना भी रैपिड इसको करो, जितना प्रोटॉन जाएगा फिर वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, राइट? नाउ द थिंग इज व्हाट विल हैपन? रिमेंबर वन थिंग, आप जितना बार इलेक्ट्रॉन को आप सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एवरी टाइम वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड. समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब यू आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन. आप जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रैपिड करोगे, आपका ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा. मतलब आप ज्यादा खर्च कर दोगे, उतना ज्यादा ऑक्सीजन को आप खर्च करोगे. ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन का एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, देन यू विल कम टू अ कंडीशन लाइक एनारोबिक सिचुएशन. मतलब और ऑक्सीजन बचा नहीं रहेगा, यू विल कम टू एन एनारोबिक कंडीशन. अंडरस्टूड? मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट, क्योंकि आप बहुत रैपिड कर दिया. तो फाइनली दिस प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड. कब स्टॉप होगा? जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा. क्योंकि सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर शुड बी ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन कम हो गया, देन देयर विल बी नो मोर सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से आप थ्रो कर रहे हो, देयर शुड बी ऑक्सीजन टू कैच इट. अंडरस्टूड? सो अगर ऑक्सीजन यहां पे नहीं रहा, देन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विल बिकम इनकम्प्लीट. पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसेस depends on the presence of oxygen. Now you understood why oxygen is important. Oxygen is important because of this whole electron transport chain, and of course ये अगर रहेगा तो ये चलेगा, ये अगर होगा तो ATP synthesis होगा. That's why oxidative phosphorylation में आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. Is it clear? And इसका प्रेजेंस में दो प्रोसेस अनकपल्ड हो गया, इसलिए इसका नाम है अनकपलर. Now I am sure you will be asking me, sir, please tell me one of the culprit of uncoupler. Can you please tell an example of a culprit? Right? A culprit who will be acting as uncoupler. Can you tell me? 2,4-DNP. 2,4-dinitrophenol. 2,4-dinitrophenol is one of the culprit, which is uncoupler, who can do all those things. ठीक है? Anyway, now tell me if you have understood everything. किसी का कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि इसके बाद जो है वो तो सिंपली स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा. दिस वाज द होल थिंग.
टेल मी। क्लियर हुआ? ओके गुड। नाउ ओके डन। ओके नाउ देखो, अब तो धीरे धीरे ये सब चीज यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो ये जो साइंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, बेसिकली क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में? क्या होगा? ग्लूकोज will be oxidized to CO2, carbon dioxide, and oxygen will be reduced to water. Two things will happen simultaneously, right? You know it, what happens. Okay. Now, देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एट ए ग्लांस, जो मैंने आपको बता रहा था एग्जैक्टली ऐसे 1 2 Q 3 साइटोक्रोम C दिस, ठीक है? जो मैंने समझा सेम चीज यहां पे भी है। ओके अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक ऑल्टरनेटिव वे भी है, एक ऑल्टरनेट एंट्री, जो कि हम लोग कल बात कर रहे थे। देखो, तो ए वाला जो एंट्री है ये तो आपको पता है, ये वाला जो एंट्री है दिस इज नोन टू यू, ठीक है? ए वाला जो एंट्री है कॉम्प्लेक्स 1 वाला जो है दिस इज नोन टू यू। कॉम्प्लेक्स 2 वाला जो है दिस इज ऑल्सो नोन टू यू, क्योंकि सक्सिनेट से आ रहा है, इसका नाम ही है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। लुक एट अदर टू एंट्री, वन इज दिस, वन इज दिस, ठीक है? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो, एक है फैटी एसिड से आएगा, फैटी एसिड से एक आएगा वाया एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, अनदर ग्लिसरल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इधर से भी आएगा, एंड एवरीथिंग विल जॉइन ऑन क्यू ओनली। व्हाट इज दिस क्यू? इब्यूक्यूनोन, UBIQUINONE, इब्यूक्यूनोन, ठीक है? तो क्यू में सिंपली कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से नहीं आएगा, देयर आर 2 अदर अल्टरनेट एंट्री। एक तो आएगा ग्लिसरल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा आएगा फैटी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, इधर से भी आ सकते, इधर से भी आ सकते। ओके, सो प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो उसका पूरा एक स्टोइकियोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1, अच्छा कहां लिखा है? 4 protons are pumped out from matrix to intermembrane space. Complex 2 does not pump any proton. Complex 3, 4 protons are pumped out to intermembrane space. Complex 4, 2 protons are pumped out to intermembrane space. Understood? So please remember, complex 1 will contribute 4 proton, complex 2 will contribute 0, complex 3 will contribute 4 proton, and last complex 4 will contribute 2 protons. Okay, uncouplers inhibit the coupling between electron transport and phosphorylation. Yes, correct विवेक। ओके, नाउ यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 है, इसका एक मॉलिक्यूलर मास से आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है। कॉम्प्लेक्स 1 इज द हाईएस्ट, 850 किलो डाल्टन, ह्यूज मॉलिक्यूल, 850 किलो डाल्टन। बाकी सब ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा है। एंड इसमें देखो कितना सब यूनिट है, 43 सब यूनिट्स। कैन यू बिलीव 43 सब यूनिट्स? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कॉम्प्लेक्स 1 का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसका क्या है? FAD। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या है? FAD। कॉम्प्लेक्स 3 का हिम, कॉम्प्लेक्स 4 का भी हिम। तो इसको प्लीज याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि कॉम्प्लेक्स 1 का कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, एंड आपको डेफिनेटली क्वेश्चन ये भी पूछ कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे हाइड्रोजनेज, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर रेट भी सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ सब यूनिट भी सबसे ज्यादा है, एंड सबसे छोटा कौन सा है? मैं यहाँ पे साइटोक्रोम को नहीं कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि दैट इज लाइक इन इंटरमीडिएट बिटवीन रिडक्टेज एंड ऑक्सीडेज। सबसे छोटा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, 140, रिमेंबर।
सबसे सबसे छोटा क्या है, मैं चारों में से कंसीडर कर रहा हूं, 1 2 3 4, तो चारों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1। सबसे छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2, 140 किलो डाल्टन। ठीक है, बाकी तीन क्या है, बाकी दो क्या है, एक का 250 है, बाकी का 160 है। अंडरस्टूड? दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। देखो, हम लोग जब किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं, किसी भी रिएक्शन, इट कैन बी एनी बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग, यहां पे दो चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नंबर वन, एनर्जी, एंड नंबर टू रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डेल जी, फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा 1 to 2, I mean 1 to Q to 3 to 4 और 2 to Q to 3 to 4। सो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट 1 to 3 to 4, ये जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट है, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में डेल जी का क्या चेंजेस होगा, डेल जी विल बी नेगेटिव। मतलब डेल जी विल बी नेगेटिव इन कॉम्प्लेक्स 3, डेल जी विल बी इवन मोर नेगेटिव इन कॉम्प्लेक्स 4। सो डेल जी का वैल्यू देखो प्लस से माइनस तक आ रहे हैं। दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो 1 2, I mean दिस इज 1 3 4, इस वे में जा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फ्री एनर्जी जो चेंज होगा दैट विल बी टूवर्ड्स माइनस, राइट? नाउ थिंक इन अ डिफरेंट वे, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, यहां पे किसका बात कर रहे थे, यहां पे बात कर रहे थे फ्री एनर्जी। यहां पे किसका बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, आप जितना नीचे जाओगे, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से 3 में आ रहे हो, 3 का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी मोर कंपेयर टू 1। 3 से 4 में जा रहे हैं, 4 का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी मोर कंपेयर टू 3, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है ना, अल्टीमेटली रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम NADH, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम FADH2, so where will it be reduced, at oxygen, मतलब at the fourth complex, right? so देखो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ योर फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि इसको फॉरवर्ड में जाना है। सिमिलरली अगर उल्टा साइड में सोचोगे, रिडक्शन पोटेंशियल इट शुड बी पॉजिटिव वंस यू आर गोइंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। सो आप जितना कॉम्प्लेक्स 4 में जाओगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी हायर कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स 1। समझ गया? तो दोनों का परसेप्शन टोटली डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट है, इसको आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट एक ओवरव्यू है, जैसे होता है NADH 1 3 4 जो मैंने आपको दिखाया था, एग्जैक्टली वो है। ठीक है, एग्जैक्टली वो है, एक ओवरव्यू टाइप ऑफ है, एक स्लाइड है और कुछ नहीं। तो जिसके बारे में मैंने आप डिस्कस भी किया था, वो भी यहाँ पे मेंशन है, डाइनाइट्रोफिनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। वो क्या करता है वो भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। अनकपलर, अच्छा इसके बारे में एक चीज आप और बोलना चाहिए था, और एक चीज बोलना चाहिए था। अनकपलर 2,4 DNP बेसिकली क्या करेगा, अनकपलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप देखोगे तो इट विल स्टॉप ATP सिंथेसिस प्रोसेस, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विल नॉट बी हैम्पर्ड। एक क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी ओपन आस्क्ड, कि व्हाट हैपेंस टू अनकपलर, व्हाट हैपेंस टू द एक्शन ऑफ अनकपलर। अनकपलर विल इनहिबिट ATP सिंथेसिस, बट इट विल नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो होगा, समझ रहे हो आप, कुछ देर के बाद नहीं होगा क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप इसका कंसिक्वेंस देखोगे, इसका कोई रोल नहीं है ऑन ATP सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ATP सिंथेसिस करने के लिए आपको PMF का जो वैल्यू है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है, दैट शुड बी काफी हाई, प्रोटॉन कंसेंट्रेशन हाई होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन लीकेज हो गया, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। ठीक है, सो इसलिए अगर आप डायरेक्ट इफेक्ट देखोगे ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल ऑफ अनकपलर,
So what will be your answer? Uncoupler will immediately stop ATP synthesis, but it has no direct role on the interference of इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा. अंडरस्टूड? बट एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को डेफिनेटली स्टॉप कर देगा. डन? अब देखो जो जो हम लोग डिस्कस किया अभी तक, अब उसका एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी है. देखो कितना इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट, जब किसी भी ग्राफ को आप एनालाइज करोगे, उसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है, पहले उसको ध्यान से देखो. प्लीज लुक एट केयरफुली कि एक्स एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं. एक्स एक्सिस में क्या कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रिएक्शन जो जब प्रोग्रेस होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहां पे क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है, ओके चलो. सो मैं देख रहा हूं कि जब शुरुआत में माइटोकॉन्ड्रिया एक इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, सबस्ट्रेट ले लिया एंड पीआई ले लिया. व्हाट इज द सबस्ट्रेट? एडीपी. ठीक है, एंड दिस हैज टू बी इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, मींस इट्स अ गुड एंड हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया. एंड एडीपी ले लिया, पीआई ले लिया. अब आपका प्रोसेस शुरू हुआ. ठीक है, सो जब एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस शुरू होगा, जब शुरुआत में यहां पे मान लीजिए T = 1 यहां पे शुरू हुआ है, तो ऑक्सीजन के अमाउंट इतना था. आपको एक चीज पता चल गया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा. राइट, समझ रहे हो ना? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा अल्टीमेटली हु विल रिसीव इट, ऑक्सीजन विल रिसीव. जैसे ही ऑक्सीजन उसको रिसीव करके रिड्यूस्ड हो गया, मतलब ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन का एक्सपेंडिचर हो गया, ऑक्सीजन का एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो गया. समझ रहे हो ना पूरा प्रोसेस? ओके, नाउ सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एटीपी भी सिंथेसिस हो रहे, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे, एटीपी सिंथेसिस हो रहे. सो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम भी हो रहे. देखो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम भी हो रहे. तो मान लीजिए आप यहां तक आ गया, ऑक्सीजन यहां पे था, कम भी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे, एटीपी सिंथेसिस हो रहे, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ, थोड़ा कम हो गया लेवल. फाइन. अब यहां पे आके देखो, यहां से देखो, आप कुछ सीखोगे रिसर्च कैसे होता है. यहां पे आके देखो क्या किया, एक्सेस एडीपी दिया. क्यों, वाई इज इट सो? देखो इस पूरा प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कब एटीपी सिंथेसिस हो रहे, कब एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहे, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहे कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का कंजम्पशन इज ए काइंड ऑफ इंडिकेटर कि एटीपी सिंथेसिस हो रहे कि नहीं. अगर एटीपी सिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी होगा, तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी धीरे धीरे कम होते जाएगा. राइट, तो ये अगर कम नहीं हो रहा है तो वी कैन प्रेडिक्ट कि एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम लोग इतना सारा पैरामीटर को एक साथ एस्टिमेट कर रहे हैं, इतना सारा पैरामीटर के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पे अगर मेन सबस्ट्रेट क्या है, एडीपी एंड पीआई, यहां से आपको एटीपी मिलेगा. तो अगर किसी भी स्टेज में एडीपी का कंसेंट्रेशन कम हो गया, फिर मान लीजिए कि सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, बट बिकॉज ऑफ द लेस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन यू विल नॉट गेट एटीपी आउट ऑफ दिस, क्योंकि अल्टीमेटली एटीपी कहां से मिलेगा, फ्रॉम एडीपी एंड पीआई. तो अगर किसी भी कंडीशन में एडीपी का कंसेंट्रेशन कम हो गया, यू विल नेवर गेट एटीपी. समझ रहे हो? हम लोग बहुत सारी चीज एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंटैक्ट होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, सब कुछ देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको यह भी दिमाग में रखना है कि एडीपी का कंसेंट्रेशन कम ना हो जाए, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन कम हो गया तो एटीपी आपको नहीं मिलेगा. सो अगर एटीपी आपको नहीं मिल रहा है, इफ द एटीपी सिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग, यू विल ब्लेम कि हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या तो प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ. राइट, यू कैन ब्लेम एनी प्रोसेस. यू कैन ऑल्सो ब्लेम कि हो सकता है कि एडीपी का कंसेंट्रेशन कम हो गया. तो रिसर्च में आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज का ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है कि दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. अगर एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहे, यू कैनॉट ब्लेम कि एडीपी का कंसेंट्रेशन कम हो गया इसीलिए एटीपी नहीं मिल रहे. तो आपका ब्लेम विल बी ऑन समथिंग एल्स, कि हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन लीकेज हो गया, हो सकता है कि प्रोटॉन प्लाक्स उतना नहीं हो रहे, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन कम हो गया.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देर आर इन नंबर ऑफ देर आर इन नंबर ऑफ इवेंट्स जिसको आप ब्लेम कर सकते हो इफ एटीपी सिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग. सो एटलीस्ट ब्लेम शुड नॉट बी ऑन एडीपी. इसीलिए जानबूझ के आप एडीपी का कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दिया ताकि एटीपी सिंथेसिस होना चाहिए. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लेस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन. अगर इसके बाद भी नहीं सिंथेसिस होता है, then the blame will be on mitochondria, blame will be on proton concentration, blame will be on the mitochondrial membrane. Understood? क्योंकि you are dealing with so many parameters. आपको एक पैरामीटर तो आपको फिक्स्ड रखना है, बाकी सारा पैरामीटर्स आप डील करोगे. If you keep all the parameters open, you cannot come to a conclusion in science. साइंस में आपको एक या तो दो पैरामीटर आपको हमेशा फिक्स्ड रखना है, सो दैट बाकी पैरामीटर को लेके आप you can deal with them. Understood? Because at the end of the experiment, you have to come to a conclusion. How will you come to a conclusion? If all the options are open, if all the parameters are open, you cannot make any conclusion out of it. Understood? इसीलिए ATP का concentration ज्यादा कर दिया, so that ATP synthesis should not be hampered because of less substrate concentration. Understood? यहां से आपको you will understand and you will realize कि हाउ टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम पहले ही सबस्ट्रेट कर दिया, ऐड कर दिया, वो चलेगा. सबस्ट्रेट का कंजम्पशन कितना स्पीड में हो रहा है, कितना रैपिडली हो रहा है, यू विल नेवर कम टू नो दिस. इसीलिए बीच में एडीपी मतलब सबस्ट्रेट को ज्यादा रखा. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सो एटीपी सिंथेसिस और भी हो रहे हैं, तो आप देखोगे ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो और धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है. ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा ऑक्सीजन का लेवल भी उतना कम होते जाएगा. राइट? तो यहां तक आ गया. अब देखो क्या हुआ. यहां पे आके क्या किया, ओलिगोमाइसिन से ट्रीट कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को. मैंने आपको उस टाइम पे क्या बताया था, ओलिगोमाइसिन क्या करेगा. ओलिगोमाइसिन विल ब्लॉक द F0 पॉइंट, जहां से प्रोटॉन फ्लक्स होता है, जहां से प्रोटॉन फ्लक्स होता है. तो अगर ओलिगोमाइसिन F0 का जो होल है जहां से प्रोटॉन फ्लक्स होता है वहीं पे अगर बंद कर दिया, देन क्या होगा, और एटीपी सिंथेसिस उस टाइम पे नहीं होगा. इट्स लाइक पॉज बटन, पॉज पॉज. इस टाइम पे ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको एटीपी सिंथेसिस कुछ देर के लिए स्टॉप है, पॉज है, तब आपको प्रोटॉन कंसेंट्रेशन भी और उस टाइम पे नहीं चाहिए. प्रोटॉन कंसेंट्रेशन आपको कब चाहिए, जब एटीपी सिंथेसिस इज इन डिमांड. जब एटीपी सिंथेसिस इज ऑन होल्ड, यू डोंट नीड टू बिल्ड एनी फर्दर प्रोटॉन कंसेंट्रेशन. ये समझ रहे हो ना, द बोथ द लिंक्स. जब एटीपी सिंथेसिस इज ऑन डिमांड, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड. आई रिपीट अगेन, जब एटीपी सिंथेसिस इज ऑन डिमांड, then electron transport is required. जब ATP synthesis is on hold, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जरूरत ही नहीं है. अंडरस्टूड? तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो, देन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी नहीं होगा. राइट? इसीलिए अब देखो, ये जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है एक लेवल पे फिक्स्ड है. क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि अभी एटीपी सिंथेसिस पॉज है, पॉज, होल्ड पे है. ऑन होल्ड होता है ना कि योर कॉल इज ऑन होल्ड. राइट? लाइक दैट. तो इसीलिए ऑक्सीजन कंजम्पशन देखो और नहीं हो रहा है, मतलब नो गेन नो लॉस, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, फाइन. अब यहां पे आके देखो, डाइनाइट्रोफिनॉल, वो जो कल्प्रिट जिसका नाम मैं बोल रहा था, राइट, अनकपलर, उसको दे दिया. अब जैसे डाइनाइट्रोफिनॉल को दे दिया, तब क्या होगा, अब सोचो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विल गेट लॉट ऑफ लीकेज. जैसे लीकेज हो जाएगा, देन क्या होगा, तो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन विल नॉट बी बिल्ड अप. सारे प्रोटॉन फिर आ जाएगा मैट्रिक्स में, उधर डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू आउटर मेम्ब्रेन. राइट? देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया विल रैपिडली इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. अब जितना रैपिड करेगा, देन ऑक्सीजन कंजम्पशन विल आल्सो बिकम उतना ही रैपिड. ठीक है? तो फाइनली इट विल रीच टू अ कंडीशन कॉल्ड एनारोबिक, क्योंकि सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड? एंड ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया. समझ में आया? F1 तो अरे एटीपी सिंथेसिस का दो पार्ट है, एक है F0, एक है F1. उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी.
नहीं, ओनली डीएनपी नहीं है, और भी एग्जांपल्स है, बट डीएनपी इज काफी फेमस। ठीक है, डीएनपी इज काफी फेमस, इसीलिए डीएनपी का नाम लिया। ओके, अच्छा चलो, वो समझ गया ना। तो इसका रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन रखा यहां पे, तो दैट तुरंत मैंने आपको समझाया, तुरंत यू कैन लुक इनटू दिस। देखो क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस। इन अ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट, a researcher observed the following profile of oxygen consumption upon addition of following compounds at time 1, 2 and 3, ADP plus PI, dinitrophenol and uncoupler, oligomycin and ATPase inhibitor, cyanide, succinate, ये सब चीज आपको दिया हुआ है। Which of the following describes the profile appropriately? ठीक है, अच्छा ये क्या है, एक्स एक्सिस टाइम, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब दोनों ग्राफ एक ही है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर वहां पे तो नीचे आ रहा था, यहां पे ऊपर क्यों जा रहे हैं। ये है ऑक्सीजन कंजम्पशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पे ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं था, वहां पे था ऑक्सीजन अमाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वहां पे वाई एक्सिस में क्या था, ऑक्सीजन अमाउंट। तो डेफिनेटली आप टाइम के हिसाब से जब जाओगे, ऑक्सीजन अमाउंट विल बी लेस। बट यहां पे क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन टाइम के हिसाब से ज्यादा होगा। समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि सर उस टाइम पे तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा था, यहां पे कैसे ऊपर जा रहे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन जितना ज्यादा आप देखोगे, यू बिलीव मी और नॉट, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ही आपका शार्पर, टॉलर एंड थिंकर बनोगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्स एक्सिस में क्या दिया, ऑक्सीजन कंजम्पशन, सो डेफिनेटली ग्राफ विल बी हायर। ग्राफ हायर इन द सेंस वाई एक्सिस में इंक्रीज ही होगा, समझ रहे हो। बट जो मैंने समझाया कंसेप्ट सेम ही है, मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन द कंसेप्ट। ओनली थिंग यू विल बी कंफ्यूज्ड कि सर वहां पे तो ऐसे नीचे आ रहा था, यहां पे ऊपर कैसे चले जा रहे हैं। तो केयरफुली यू हैव टू ऑब्जर्व वाई एक्सिस में था क्या, वाई एक्सिस में था ऑक्सीजन अमाउंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे है ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो ओनली थिंग इज द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, बट कंसेप्ट वाइज इट इज एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, तो बोलो शिवम, डी इज द आंसर। अच्छा डी इज द आंसर, तो यहां पे क्या है, ए मतलब एडीपी प्लस पीआई। ओके, अच्छा ए होगा एडीपी एंड पीआई। 2 क्या होगा, 2 में सी है, 2 में सी मतलब ओलिगोमाइसिन। यस, क्योंकि ए वाला जो पार्ट है ये तभी होगा जब आप ओलिगोमाइसिन से ट्रीट करोगे, राइट। तो ए क्या है, ओलिगोमाइसिन। देन थर्ड के बाद ऑक्सीजन कंजम्पशन और इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, डीएनपी, राइट। नाउ तो क्वेश्चन एकदम इजी पीजी, आपको लगेगा सर ये कोई क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट जब समझ जाओगे ना, एवरी क्वेश्चन विल बी सो इजी पीजी टू यू, राइट। ओके, एनीवे गुड, थैंक यू सो मच। या इसका आंसर होगा डी। ओके, इसका आंसर होगा डी। चल नाउ द टाइम हैज कम कि ये जो हम लोग कल से डिस्कस कर रहे थे कि 1 molecule of NADH will give us 3 molecule of ATP, 1 molecule of FADH2 will give us 2 molecule of ATP. How is the calculation done? How is it done actually? अब चलो देखते हैं। ये कैलकुलेशन किया जाता है बाय अ रेशियो कॉल्ड P/O रेशियो। P/O रेशियो, व्हाट इज दिस रेशियो? देखो इस रेशियो में ऐसे बोला जाता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP फॉस्फोरिलेटेड डिवाइडेड बाय एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। मतलब आप ऑक्सीजन का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कंसीडर कर रहे हो, एंड कितना फॉस्फोरिलेशन हो रहा है वो भी कंसीडर कर रहे हो, मतलब यू आर कंसीडरिंग बोथ द फैक्ट। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं कि फेयर सिलेक्शन। ठीक है, फेयर सिलेक्शन। ओके, सो देखो प्रोटॉन पंप कौन कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन्स। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ये चीज जानना है कि 4 प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एटीपी सिंथेसिस। दिस इज वन ऑफ द notable point you have to keep in your mind.
जब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी गेट सिंथेसाइज्ड तब 4 protons are actually needed. So I repeat again, to synthesize single molecule of ATP you need to have 4 molecules of proton and 4 atoms of proton, right? So आपको 4 proton चाहिए to synthesize a single molecule of ATP. I repeat again, to synthesize one molecule of ATP you need the requirement of 4 protons, right? That is like gold standard you can say formula. Okay, now coming to the point, जब हम लोग NADH के ऊपर बात करेंगे, जब NADH के ऊपर बात करेंगे, NADH से जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक जा रहे हैं, कितना ट्रांसलोकेशन होगा? ट्रांसलोकेशन मतलब प्रोटॉन विल बी पम्प्ड आउट फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. कितना ट्रांसलोकेशन होगा? 10 प्रोटॉन्स विल बी ट्रांसलोकेटेड. सो कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड? 10/4. सिंपल, 10/4, क्योंकि एक एटीपी सिंथेसिस करने के लिए 4 प्रोटॉन्स चाहिए. तो जब NADH से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इट विल कंट्रीब्यूट 10 प्रोटॉन्स टू पंप आउट. सो कितना एटीपी वहां से जनरेट होगा? 10/4. दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी 2.5 ATP पर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NADH. गॉट इट? नाउ कम टू FADH2. जब FADH2 के ऊपर बात करेंगे, यहां पे कितना ट्रांसलोकेट होगा? 6 होगा. So 6/4 it will be 1.5 ATP. Understood? क्यों 6 होगा वो भी आपको मैंने बताया, क्योंकि अल्टीमेटली FADH2 इधर से जा रहे हैं, complex 2 then 3 then 4, so ultimately 6 proton will be translocated. So कितना ATP होगा? 6/4, it will be 1.5. Now you understood. So that's why we always say the single molecule of NADH will generate 2.5 molecule of ATP. Single molecule of FADH2 will generate 1.5 ATP. Is it clear now? Tell me. Is it clear? And 2.5 को हम लोग 3 भी बोलते हैं and 1.5 को हम लोग 2 भी बोलते हैं. ठीक है, that is true. मतलब वहां पे और कोई ambiguity नहीं होना चाहिए कि सर why we say 3 for 2.5. क्योंकि हम लोग क्यों ऐसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं. इसका पीछे एक सिंपल लॉजिक है. देखो, या तो एटीपी होगा या तो नहीं होगा, मतलब या तो 2 होगा या तो 3 होगा. 2.5 का मतलब क्या है? आधा एटीपी का मतलब क्या है? मतलब देयर इज नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ एटीपी. या तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड और नॉट यूटिलाइज्ड, सिंपल. इसीलिए 2.5 को 3 कंसीडर किया. अंडरस्टूड? इसीलिए 2.5 को 3 कंसीडर किया. इसका और कोई लॉजिक नहीं है. इसका और कोई लॉजिक नहीं कि सर 2.5 तो यहां पे आ रहे हैं साइंटिफिकली, देन व्हाई डू यू कंसीडर 3? कुछ नहीं, सिंपल. 2.5 का कोई मतलब नहीं होता है बायोलॉजी में. बायोलॉजी में 2.5 का कोई मतलब नहीं होता है. मैथ में हो सकता है, मैथ इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट बायोलॉजी में 2.5 नहीं होता है. या तो 2 या तो 3. अंडरस्टूड? इसलिए इसको 3 लेते हैं और देयर इज नो अदर वे. बट कैलकुलेशन समझ में आया कैसे 2.5 हो रहा है, कैसे 1.5 हो रहा है, राइट? यू अंडरस्टूड? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर NADH 10 प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि 4 दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग, मैंने यहां पे लिख दिया. 4 प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज. ओके, समझ गया ना सबको? ओके, अच्छा, यहां पे कुछ इनहिबिटर्स है, एटीपी का इनहिबिटर्स. सर आपको इतने एंजाइम्स का नेम कैसे याद रहता है? अरे कुछ नहीं है सर, तुम आप भी याद रखोगे. इनफैक्ट आपका मेमोरी पावर विल बी बेटर देन मी. मेरा तो मेमोरी पावर उतना है नहीं. माय मेमोरी पावर इज वेरी लेस. आई एम टेलिंग यू, यू नो. देखो, इनहिबिटर्स ऑफ ETC, इनहिबिटर्स ऑफ ETC, दिस इज काफी इंटरेस्टिंग है. देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है भाया 1 2 3 4 5. अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी किसी किताब में आप देखोगे कॉम्प्लेक्स 5 भी लिखा है, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स 5 इज नथिंग बट ATP सिंथेस. कॉम्प्लेक्स 5 इज नथिंग बट ATP सिंथेस, ठीक है. सो अब देखोगे किसी किताब में कॉम्प्लेक्स 5 लिखा, ATP सिंथेस लिखा. यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि सर आपने तो कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में नहीं बताया. एक्चुअली अगर आप देखोगे, दिस कैनॉट बी कॉम्प्लेक्स 5, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? दीज आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, आई मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो यही 4 कर रहे हैं. एटीपी सिंथेस थोड़ी यू नो आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. मतलब हैव यू गॉट एनी रोल ऑफ एटीपी सिंथेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट?
इसका कोई रोल ही नहीं है। अंडरस्टूड? कुछ किताब में ऐसे लिखा है, एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंसेप्ट शुड बी सेम। जो मैंने आपको बताया कि ये 4 है आपका कॉम्प्लेक्स, एंड 5th ऐसा कोई होता नहीं है, बट अगर आपका किसी किताब में 5th लिखा है, दैट विल बी एटीपी सिंथेस ओनली, सो नथिंग टू बी वरीड। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जितना सारा बॉक्स के अंदर यहाँ पे इनहिबिटर्स का नाम लिखा है, अब देखो कुछ लिखा है ग्रीन कलर में, कुछ रेड कलर में, कुछ ऑरेंज कलर में, ऐसे कुछ लिखा है, राइट? नाउ व्हाट इज दिस, व्हाई इज इट सो? इसका एक सिंपल रीजन है, रेड कलर मतलब काफी डेंजरस, मोस्टली इफेक्टिव, काफी डेंजरस इन द सेंस मोस्टली इफेक्टिव, ठीक है? देन ऑरेंज कलर मतलब थोड़ा लेस इफेक्टिव, ग्रीन मतलब और थोड़ा लेस इफेक्टिव, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ यहां से मैं आपको बोल रहा हूं कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है वो, ठीक है? रोटेनन काफी इंपॉर्टेंट है, पेरिसिडिन इंपॉर्टेंट है, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का नाम सुना? मेटफॉर्मिन का नाम सुना, मेडिसिन नाम डेफिनेटली सुना होगा आप। अच्छा, यहां पे आओ, मैलोनेट, ठीक है? यहां पे एंटीमायसिन, मायोक्सीथायाजोल, सिग्माटेलिन, यहां पे आओ, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनली आपका ओलिगोमाइसिन है इधर का। देखो अपने पोटेशियम साइनेट का तो नाम सुना, राइट? पोटेशियम साइनेट का नाम सुना, so I'm sure you know about potassium cyanide, what it does. Don't try, first of all don't try to explore how it does and what it does, my sincere request, otherwise others who are all watching, they will say there sir your your student is inspired by you, so maybe they have tried to explore how potassium cyanide actually works, so they tried to explore. So please don't try to explore. First thing, my request to all of you, never ever try to explore how it works. Simply जान लो कि ये क्या करते हैं, ठीक है? पोटेशियम साइनाइड क्या करते हैं, आई एम श्योर यू नो इट, इफ नॉट देन जो बोल रहा हूं बस सुन लो, नेवर ट्राई टू एक्सप्लोर, ठीक है? नेवर, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके? एनीवे डोंट फाइंड मी रॉन्ग, जस्ट जोकिंग अपार्ट। सो ये जो पोटेशियम साइनाइड है, साइनाइड इज एक्चुअली द कल्प्रिट, साइनाइड इज एक्चुअली द कल्प्रिट। एंड आपको पता है कि जो इंडिया का जो फ्रीडम फाइटर होते थे, टू एस्केप फ्रॉम ब्रिटिश टॉर्चर, दे यूज्ड टू ईट पोटेशियम साइनाइड, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वंस दे विल बी कॉट, द वे दे यूज्ड टू टॉर्चर देम, इट इज बेटर टू ईट पोटेशियम साइनाइड एंड डाई, दैट इज द बेस्ट वे। आई मीन I feel so sorry, to say all those things. But anyway, what to do now? ये जो साइनाइड है, साइनाइड खाने के बाद क्या हो जाता है कि आदमी 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकता है, नॉट इवन 1 सेकेंड, मतलब दे विल डाई विद इन अ सेकेंड। व्हाट इट डज, आई मीन व्हाट इट डज एक्चुअली। अब देखो साइनाइड क्या करते हैं, साइनाइड एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। कहां? कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में, जहां पे फाइनली ऑक्सीजन विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम रिड्यूस्ड। तो वो वाला जो स्टेप है, उसी स्टेप को साइनाइड ब्लॉक कर देगा, ठीक है? अगर वो वाला स्टेप को साइनाइड ब्लॉक कर दिया, देन क्या होगा? देयर विल बी नो मोर एटीपी सिंथेसिस। एंड मैंने आपको कल ही शायद बता रहा था कि इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर लिविंग, दैट मीन्स there are always muscle contraction and relaxation. This is you can say never ending process. जब तक हम लोग लिविंग है, तब तक muscle contraction and relaxation will always occur. And ये भी आपको मैंने बताया कि muscle contraction relaxation के लिए ATP hydrolysis चाहिए, right? Now if the ATP synthesis is stopped, neither you can blink your eyes, nor you can move your finger, nor you can move your tongue. You cannot do anything. Neither you can turn your head, nothing. Absolutely not. Because each of these processes, to move your head, to blink your eyes,
to move your finger. These are what? These are all muscle contraction, relaxation. हर एक स्टेप में आपको एटीपी चाहिए, हर एक स्टेप में. In each and every step you need ATP. So without ATP, gone, simply gone. That's why with KCN nobody survived more than 1 second also. And those who tried, they could write the test of KCN what? S only. They could write only S. S तक लिखा. But S का मतलब कुछ भी हो सकता है. So please, my request, don't try to write the second letter of S. My request to all of you, never ever try. ठीक है? क्योंकि this remains unexplored. इसको unexplored ही रहने दो. इसको एक्सप्लोर करने का जरूरत नहीं है. साइंस में आओ, साइंस में कंट्रीब्यूट करो, वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का. केसीएन का क्या टेस्ट है ये एक्सप्लोर करने का कोई जरूरत ही नहीं है. मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, यस, केसीएन इज सो फास्ट. क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जब व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था. मैंने मेरा सर को ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई एवरीवन ब्लेम्स पोटेशियम साइनेट. मैग्नीशियम साइनेट भी हो सकते हैं, कैल्शियम साइनेट भी हो सकते हैं. आर दे नॉट डेंजरस लाइक पोटेशियम साइनेट? दे आर इक्वली डेंजरस. एक्चुअली यहां पे कल्प्रिट क्या है? साइनाइड इज द कल्प्रिट, राइट? तो चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो, कैल्शियम साइनाइड हो, मैग्नीशियम साइनाइड हो, अल्टीमेटली द मोमेंट यू टेक इट विल बी डिसोसिएटेड. अब डिसोसिएशन विल बी सो फास्ट इन केस ऑफ पोटेशियम एंड साइनाइड. So in case of calcium cyanide, magnesium cyanide, maybe the person will live for, let's say, 2 seconds, 3 seconds. Okay, maybe I'm just assuming. But in case of potassium cyanide, only 1 second. That is the only difference. Otherwise, ultimately cyanide is there. That is the culprit. Potassium, magnesium, these are not culprit, right? जो भी हो, स्वीट टेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्वीट है. You can try those sweets, but never try these sweets, Shivam. Okay, anyway. Yes, any, heart is what, Sanjana? Heart is all about muscle. You need ATP everywhere. Okay? Okay, चलो. Now, oxidative phosphorylation, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. अब इमेज में आपको मैं दिखा रहा हूं, स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूं. ठीक है, देखो पीटर मिचेल, मैं बात कर रहा था. पीटर मिचेल का जो हाइपोथेसिस है उसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. Chemiosmotic hypothesis. ठीक है, chemiosmotic hypothesis. It was first as a hypothesis, then it came as a theory. क्योंकि this was proved. So Peter Mitchell's chemiosmotic theory, this was experimentally proved. Now look at this ATP synthesis. ये जो स्ट्रक्चर्स है, देखो, ए है आपका F0, ए है आपका F1, ए है F1, ए है F0. ठीक है, यहां से प्रोटॉन जा रहे तो ए घूमेगा, ये जैसे घूमेगा तो ऑटोमेटिक ए भी घूमेगा. अब इतना इंटरेस्टिंग है, देखो नेचर ने कैसे रखा. ये मान लीजिए ये है F0 एंड ये है F1, तो हो सकता है कि ये जब घूम रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा ऐसे हिल गया, ऐसे हो गया, वो भी तो हो सकता है, राइट? बट देखो हाउ नेचर इज सो सोफिस्टिकेटेड, यू कैन बिलीव. एक साइड में एक सपोर्ट भी दिया है, ताकि ये कभी ऐसे टिल्ट ना हो जाए, ये कभी ऐसे गिरेगा नहीं. एक सपोर्ट दे दिया. देखा, आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट? दिस इज द ब्यूटी. एक सपोर्ट भी दे दिया सो दैट इट विल नेवर बी टिल्टेड. टिल्ट नहीं होगा, राइट? हमेशा ऐसे रहेगा. ओके, अब मैं आप उसको पूरा डिटेल समझा रहा हूं. देखो जो आपको मैंने बताया था, अब यहां पे ध्यान दो. सो एक यूनिट, राइट? अल्फा बीटा. अब देखोगे अल्फा में कुछ नहीं है, सब कुछ जो हो रहा है सब बीटा में ही हो रहा है. सब कुछ जो भी हो रहा है बीटा में हो रहा है. सो फर्स्ट यू कंसिडर, देखो LTO, देखो LTO, LT and O, लूज, टाइट एंड ओपन. ठीक, लूजली अटैच्ड, टाइटली अटैच्ड एंड ओपन. नाउ यहां पे देखो, सो मैंने एक चीज आपको बोल दिया कि अल्फा का कोई रोल नहीं है. अल्फा मतलब रोल नहीं है इन द सेंस एडीपी का जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है वहां पे रोल नहीं है. बट अल्फा का एक्चुअल रोल क्या है? ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है, Al2, T2O, दिस कन्फर्मेशनल चेंजिंग में अल्फा का रोल है. ठीक है, सो नाउ कम टू बीटा. मतलब लूज, जब लूजली अटैच्ड है,
देन एडीपी एंड पीआई विल बाइंड हियर, ठीक है, एडीपी एंड पीआई विल बाइंड हियर। नेक्स्ट जब यहां पे आएगा टी में आएगा, देन ए जो है दिस विल बिकम एटीपी, ठीक है। अब जब ए आएगा ओपन, देन यहां से रिलीज हो गया, देखो यहां से रिलीज हो गया, समझ रहे हो। नाउ यू विल बी थिंकिंग सर यहां पे भी तो है, यहां पे भी तो है, यहां पे भी तो है, राइट, यहां पे तीन तीन है ना एक साथ, तो एक साथ चल रहे होगा, एक साथ, मतलब यहां पे मान लीजिए ए लूजली अटैच्ड है तो यहां पे लूजली अटैच्ड होगा, ठीक है। तो बाकी जो दो है, बाकी जो दो है उस टाइम पे, क्योंकि तीनों डायनेमिक कंडीशन में है, राइट टू अंडरस्टैंड, तीनों डायनेमिक कंडीशन में। तो आप ऐसे मत सोचो कि अगर यहां पे एडीपी एंड पीआई ऑक्यूपाई किया एंड यहीं पे एटीपी हुआ, देन व्हाई डू यू नीड दिस टू एंड दिस टू, इसका क्या रोल है। मतलब अगर इसको देखोगे, दिस इज अ हेटेरो हेक्सामर, इट्स अ हेटेरो हेक्सामर, राइट, क्योंकि 6 सब यूनिट है ना, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इट इज अ हेटेरो हेक्सामर। तो अगर ऐसे ही हो रहा है, देन इट शुड हैव बीन ओनली हेटेरो डाइमर। देखो ये क्या है, हेटेरो हेक्सामर। अगर सिंपली 2 यूनिट चाहिए आपको अल्फा एंड बीटा, देन द होल स्ट्रक्चर शुड हैव बीन हेटेरो डाइमर, राइट। आपको और बाकी टेट्रामर का क्या जरूरत है, मतलब बाकी इसका एंड इसका क्या जरूरत है, समझ रहे हो माय पॉइंट। अगर आप समझ रहे हो कि सर पूरा स्टोरी तो एक अल्फा एंड बीटा के अंदर हो रहे हैं, तो बाकी इतना 4 और सब यूनिट का क्या जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि ये पूरा एक साथ जो हेटेरो हेक्सामर एक कंडीशन में है, हेटेरो हेक्सामर एक साथ डायनेमिक कंडीशन पे है, कोई एल में है, कोई ओ में है, कोई टी में है, मतलब एक जगह पे कोई एल में है, कोई टी में है, कोई ओ में है, अंडरस्टूड। तो ए अगर एल में है तो यहां पे बस लूजली अटैच्ड है, तो इस टाइम पे ये इसका क्या हो गया, ये टाइटली अटैच्ड हो गया, इस टाइम पे इसका क्या हो गया, ओपन हो रहे, समझ रहे हो, क्योंकि डायनामिक है एंड आपको एटीपी सिंथेसिस काफी चाहिए, मतलब यू नीड लॉट ऑफ एटीपी। अगर सिंपली हेटेरोडाइमर हुआ, मतलब एक ही बीटा जो सब यूनिट है उसी का ऊपर आपको डिपेंड करना रहता, ओनली एक सब यूनिट के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता, राइट। तो यू नीड मेनी एटीपीज, यू नीड मेनी एटीपीज, इसीलिए इतना सारा प्रोडक्शन का चांस है, क्योंकि ये 3 अलग अलग साइट है, इट इज अ हेटेरो हेक्सामर। अगर आप सिंपली F1 का देखोगे, इनफैक्ट पूरा एटीपी सिंथेस जो है इसमें बहुत सारे सब यूनिट है, काफी सारा सब यूनिट है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे एक बार देख लो, मैं फिर से बता रहा हूं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, तो फर्स्ट लूजली अटैच्ड, देन टाइटली अटैच्ड, देन ओपन, ठीक है। अब एक बार देख लेते कि कितना सारा सब यूनिट है, देखो कितना सब यूनिट है। यहां से पहले शुरू करो, देखो यहां पे कितना है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, यहां पे 6 हो गया। इसका एक स्टॉक भी है, देखो गामा, गामा एक स्टॉक भी है, मतलब जिसका अराउंड अल्फा बीटा है, ठीक है। अब ए जिसका ऊपर बैठे है, ए है एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन है किसका ऊपर, ये जो F0 है, F0 का ऊपर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का ऊपर है आपका गामा, गामा के अराउंड है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, एंड यहां पे क्या है, डेल्टा है, यहां पे क्या है, डेल्टा, डेल्टा एक सपोर्ट कर रहे हैं, डेल्टा एक सपोर्टर है, सो डेल्टा का सपोर्ट है, एंड यहां पे एप्सिलॉन का ऊपर गामा बैठे, एंड गामा के अराउंड अल्फा बीटा है, अंडरस्टूड। इतना सारा हेड है यहां पे, समझ गया। सो ये है आपका पॉल बॉयर, यस, देखो पॉल बॉयर हॉल ऑफ फेम एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, उन्हीं का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का साइंटिस्ट है पॉल बॉयर। अच्छा क्या क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर इतना एटीपी बन जाता है, एग्जैक्टली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इतना बन जाता है, क्योंकि 3 साइट है इसका, अंडरस्टूड नाउ। बस एटीपी सिंथेसिस हो गया, एनर्जी भी मिल गया, अब चलो क्वेश्चन करो फटाफट, ठीक है। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस नाउ। ऑलमोस्ट everything is covered up in biochemistry, all the major part, the major chunk is already are taught to you, are discussed in the class, and from next class onwards we will be discussing questions also,
यू मस्ट हैव सीन कि मेरा 5 नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां पे ओनली क्वेश्चन आंसर विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। वहां से और भी आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। एंड एट द सेम टाइम माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप सॉल्विंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप सॉल्विंग क्वेश्चन, okay, good night. So I'll meet you again on Monday.